हेलो गाइस। आज का जो सेशन जनरल इंजीनियरिंग का जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए मैं आज लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये जो टॉपिक है डायनेमिक्स। ओके, तो आज का जो सेशन है जो इम्पोर्टेंट होंगे, और इस सेशन को मैं जो जनरल इंजीनियरिंग में जो सारे सब्जेक्ट हो टोटल डिस्कस करेंगे, जो एफएम हो, सर्वे हो, या थर्मोडायनेमिक्स हो, डीसी मशीन, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, जो भी हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, वो सारे टॉपिक जो है, मेजरमेंट्स भी है, तो सारे टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बीपीएससी के टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर करिए। ओके, तो आज देखते हैं क्या है। तो जनरल इंजीनियरिंग जो टॉपिक है हमारे बीपीएससी एक एग्जामिनेशन 100 मार्क्स के होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया, जो मैंने कट ऑफ बताया था 4-5 दिन पहले। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है कि वो जनरल इंजीनियरिंग के जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करें। तो इसीलिए मैंने वो लाया, और मैंने टोटल जो है जब तक एग्ज़ाम में तब तक टोटल जो है एमसीक्यू जो डिस्कस करेंगे। जो हर एक टॉपिक के हम लगभग एवं 250 से 300 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। जैसे थर्मोडाइनमिक्स आया तो उसके क्वेश्चन 250-300 प्लस होंगे, लेकिन डेली 25-25 या 35 आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं आज का सेशन क्या है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थे, आज देखेंगे। तो एक ओवरव्यू आपको बता देते हैं हम आपको कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ। ओके, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। तो ध्यान से बस सुनना है आपको, जैसे मैं कुछ भी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताऊँ तो सुनना है ध्यान से। ओके, ताकि यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी एंड रिवर्स प्रोसेस हीट इनटू वर्क। ओके, तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, क्या होता है, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो वही है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसमें डिफरेंट लॉ हैं। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें दो दो टाइप्स हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्लैसियस स्टेटमेंट और केल्विन स्टेटमेंट। दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आगे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो गाइज प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जरूर टोटल जो जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था डिस्कस करूँगा। ओके, कोशिश करूँगा डेली रात को एक वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी ए के लिए ये सेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल गैस इक्वेशन इस क्या होता है। तो जनरल गैस इक्वेशन जो होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पी वी इक्वल एम आर टी। ये जो है जनरल गैस इक्वेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए क्लोज्ड सिस्टम इज वन विच। तो ए क्लोज्ड सिस्टम इज वन विच क्या होगा बताइए। तो क्लोज सिस्टम ए दिया है, परमिट्स द पैसेज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस द बाउंड्री। बी है, डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस बाउंड्रीज। सी है, परमिट्स द पैसेज ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री, डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ मैटर। तो आई थिंक सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या है। ए क्लोज सिस्टम इज वन विच इज, क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, तो परमिट्स द पैसेज ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री बट डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ मैटर।
ठीक है। पैसेज एनर्जी को मतलब अलाउ करता है बट डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ मैटर, जो कोई भी मैटर होगा इसे अलाउ नहीं करता है। यही होता है क्लोज सिस्टम। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 3, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन विच, क्या हुआ बताइए। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, क्या कहें, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, मतलब एक, मतलब डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस इट। तो आपको एक क्वेश्चन जो है इसमें हर एक क्वेश्चन को रिलेट करना है जिससे आपको चीज़ें जो है याद रहे हमेशा के लिए हो जाए। तो देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन क्या है, क्लोज्ड सिस्टम था, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ जो है एनर्जी परमिट कर रहा है पैसेज ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, बट डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ मैटर, ठीक है। एनर्जी को तो परमिट कर रहा है क्लोज सिस्टम, लेकिन पैसेज ऑफ मैटर को नहीं कर रहा है। थर्ड नंबर में देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, आइसोलेटेड सिस्टम इज वन विच डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस इट, मतलब ना एनर्जी को परमिट कर रहा है ना मैटर को परमिट कर रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ए सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ए सिंगल फेज इज कॉल्ड, ए सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ए सिंगल फेज इज कॉल्ड, सिंगल फेज कब किसे कहते हैं, सिंगल फेज तब कहेंगे जब ये होमोजीनियस सिस्टम होगा, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम होगा तो उसके सिंगल फेज कहते हैं, याद रखिएगा। ए सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ए सिंगल फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। फिफ्थ नंबर देखते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज क्रॉस्ड बाय, आइसोलेटेड सिस्टम इज बाउंड्री जो है सिस्टम के क्रॉस किसके द्वारा किया जाता है, तो हीट के द्वारा क्रॉस किया जाता है एंड वर्क के द्वारा, हीट एंड वर्क बोथ आर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए एंड बी, तो अब कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज करेक्ट। तो आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज क्रॉस्ड बाय हीट और वर्क के द्वारा जो है दोनों क्रॉस करता है बाउंड्री को आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है। बट डज परमिट किसे नहीं करता है, ना ही मैटर को ना ही एनर्जी को परमिट करता है आइसोलेटेड सिस्टम में, लेकिन क्रॉस किसे करता है, हीट और वर्क को, ये ध्यान देना है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन, तो इक्वल टू चेंज इन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, जो डिफरेंस है जो हीट जो ऐड हो रहा है सिस्टम में एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंट्रोल वॉल्यूम इज आर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। ऑप्शन ए है वॉल्यूम शेप एंड पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर आर फिक्स्ड, ऑप्शन डी है मटेरियल फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो है ए और बी जो है दोनों करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंट्रोल वॉल्यूम इज आ, क्या होता है, ए वॉल्यूम शेप एंड पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और फिक्स्ड होता है, ये सही है। बी है मटेरियल फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, ये भी सही है, जो मटेरियल जो है बाउंड्री के अक्रॉस भी फ्लो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू ए, कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू ए क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रीजन इन द स्पेस, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड रीजन होता है, इन द शेप में होता है, ओके। और क्या नहीं होगा, स्पेसिफाइड मास नहीं, ये गलत है। क्लोज्ड सिस्टम ये भी नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है
फिक्स रीजन में होता है, एक स्पेस में होता है। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन 8 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 9। A specific heat is the amount of heat required to raise the temperature। तो ऑप्शन ए क्या है, बाय यूनिट डिग्री ऑफ ए सब्सटेंस, बाय यूनिट डिग्री ऑफ ए यूनिट मास, बाय यूनिट मास ऑफ बाय 10 डिग्री। और डी है नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 9 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाय यूनिट डिग्री ऑफ ए यूनिट मास। तो क्या क्वेश्चन बोला है कि है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a specific heat is the amount of heat required to raise the temperature। तो raise the temperature by unit degree of a unit mass। याद रखिएगा टेम्परेचर को रेज कितना करना है, 1 डिग्री रेज करना है कितने मास के लिए, 1 यूनिट मास के लिए। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट, the ratio of a specific heat of a gas at constant pressure and at a constant volume। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है, तो आंसर क्या होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। द रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए रेशियो जो बोल रहा है स्पेसिफिक हीट का, कांस्टेंट प्रेशर है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम है, दोनों का रेशियो कितना होता है, तो दोनों का रेशियो जो होता है ऑलवेज ही कांस्टेंट होता है। क्योंकि देखिए कांस्टेंट प्रेशर जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम से बराबर होता है। और अगर रिलेशन पूछेगा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो इसका रिलेशन एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करते हैं सीपी से, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर क्या है यहाँ, आर जो है कांस्टेंट है। ओके, तो रिलेशन ये हो गया एक तरह से, ये सी पी माइनस सी वी इंटू आर। तो यहाँ कभी कभी पूछता जाता है क्या क्वेश्चन में कि कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम है बड़ा होता है या वॉल्यूम जो कांस्टेंट वॉल्यूम बड़ा होगा। तो जो है याद रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर जो होता है हमेशा ग्रेटर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम से, इसका रेशियो जो होता है हमेशा ही ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड्स अपॉन। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है परफेक्ट गैस का किस पर डिपेंड करता है, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है परफेक्ट गैस का हमेशा टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर पर नहीं डिपेंड नहीं करेगा, ना ही स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन ए जो है तो करेक्ट होगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्पेसिफिक हीट इज लेस फॉर। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है लेस किसके लिए होगा, तो स्पेसिफिक हीट जो होता है सबसे कम होता है एयर के लिए होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखिएगा एयर के लिए जो होता है स्पेसिफिक हीट सबसे कम होता है। 12 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का क्या होगा, तो बताइए इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज होगा, या रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो था ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का पहले तो डिक्रीज होगा टू मिनिमम, पहले घटता है मिनिमम वैल्यू तक, फिर इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट जो होता है पहले डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है, याद रखना है। यहाँ लिक्विड वाला केस नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स है, यहाँ स्पेसिफिक हीट है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले जो होता है डिक्रीज होता है मिनिमम वैल्यू तक, फिर इंक्रीज होता है स्पेसिफिक हीट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है आइडियल गैस का किस पर डिपेंड करता है, तो इंटरनल एनर्जी जो है अभी मैंने बताया था, तो जो है इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करता है, ना ही वॉल्यूम पर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन
क्या होगा, इंथाल्पी होगा या इंट्रोपी होगा या इंटरनल एनर्जी होगा या टेम्परेचर होगा? टेल मी द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज इंटरनल एनर्जी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्या क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन नंबर 15. फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, okay, difference between the heat added to the system and work done by the gas is equal to the change in internal energy. Option C is correct. ठीक है, difference between the heat added to the system and work done by the gas is equal to change in internal energy. Okay, next question number 16. The value of atmospheric pressure is taken as. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वॉल्यूम होता है कितना लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है, तो ऑप्शन ए जो था 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये इसके इक्वल भी होता है, ये भी सही है. और ऑप्शन बी है 1.01 बार एब्सोल्यूट एट सी लेवल. तो सी लेवल पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है 1.01 बार होता है. बार जो क्या है, यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का. तो बोथ आर करेक्ट. तो ऑप्शन सी जो है राइट होगा. ओके, ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है. द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज 1.033 kg पर सेंटीमीटर का और 1.01 बार एब्सोल्यूट एट सी लेवल. तो बोथ आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज. तो स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का कितना होता है? सो रिमेंबर 1. तो स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का याद रखना है आपको कि 1 होता है. ओके, तो गाइज प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए. तो कि मैं आगे भी लेक्चर जो है कंप्लीट करूँ. जनरल इंजीनियरिंग टोटल सब्जेक्ट मैं चाहता हूँ कवर करूँ. जनरल इंजीनियरिंग का जो भी सब्जेक्ट बीपीएससी ने अपने सिलेबस में दिया वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे. सर्वे से लेके एफएम तक या थर्मोडायनेमिक्स से लेकर डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, इसके हर एक जो एमसीक्यू बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. नंबरिकल वैल्यू ऑफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एज कंपेयर टू वाटर इक्विवेलेंट इज. तो नंबरिकल वैल्यू जो होता है थर्मल कैपेसिटी का पूछ रहा है किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में. ठीक है, वाटर के कंपेयर में क्या होगा? तो वाटर के कंपेयर में थर्मल कैपेसिटी होता है सब्सटेंस का हमेशा सेम होता है. जाने क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबरिकल वैल्यू ऑफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू वाटर इक्विवेलेंट इज सेम होता है. याद रखिएगा, नंबरिकल वैल्यू जो होता है थर्मल कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का कंपेयर करेंगे वाटर के इक्विवेलेंट से, तो ये वैल्यू जो होता है हमेशा ही सेम होता है. तो याद रखिए गाइज, मैं हर एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको मतलब याद जल्दी से जल्दी हो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम व्हिच वैल्यू ऑफ द इंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यू फॉर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड. ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डी नन. तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम व्हिच वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यू फॉर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम. क्या पता सम जो है इंडिविजुअल पार्ट जो है उसका सम जो है क्या होगा? जो इसका सम जो होता है हमेशा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है. याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, properties of the system whose value for the entire system is equal to the system of their values for individual part of the system are called extensive property. Now next देखते हैं टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज. टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का क्या होता है? ऑप्शन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. यहाँ बोला है क्या? इंटायर सिस्टम जो सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स का 90 में, तो ये क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया. ठीक है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर जो होता है एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. ध्यान रखिए टेम्परेचर जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर.
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है क्या होगा, हीट कैपेसिटी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है हीट कैपेसिटी होता है। टेम्परेचर जो होता है इंटेंसिव होता है, लेकिन हीट कैपेसिटी जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा। हीट कैपेसिटी जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और टेम्परेचर क्या था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी था। 20 नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन जो है इनमें से जो है चारों ऑप्शन में से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ नोट दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। तो कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो अभी अभी हम बताए थे कि टेम्परेचर जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो मतलब ये एक्सटेंसिव नहीं है। लेकिन जो टोटल मास हो जाए ये भी एक्सटेंसिव हो गया, टोटल वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव हो गया, टोटल एनर्जी भी एक्सटेंसिव हो गया। लेकिन टेम्परेचर जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन का एक्सटेंसिव नहीं है तो टेम्परेचर, लेकिन जो अभी मैंने बताया टेम्परेचर जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, ध्यान रखना है, टेम्परेचर जो होता है हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर, देयर इज नो चेंज इन। और थर्मल इक्विलिब्रियम है बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन। अब मान लीजिए दोनों को एक साथ लाएंगे तो क्या चेंज नहीं होता है, बताइए। तो जो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर जो है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो टेम्परेचर जो होता है, और मान लीजिए कोई भी बॉडी है दो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका टेम्परेचर में जो होता है चेंज नहीं होता है, लेकिन डेंसिटी और प्रेशर जो होता है चेंज होता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है तो हमेशा जो होता है टेम्परेचर जो होता है सेम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, the sequence of process heat eventually returns the working substance to its original state called। तो क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, जो द सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस डेट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस, ऐसा सिक्वेंस जो कि रिटर्न हो रहा है अपने वर्किंग सब्सटेंस में टू इट्स ओरिजिनल स्टेट कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल कहते हैं। 24 का बी जो है राइट होगा। ओके, तो मान लीजिए कोई भी मतलब इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, कोई भी वैसे वर्क हो रहा है, मान लीजिए अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है वहाँ सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है, सीक्वेंस में अपने जो है ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, इसे ही थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड बॉडी, मान लीजिए दो बॉडी है थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ ए थर्ड बॉडी, मतलब तीसरे बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा बॉडी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम है विथ ईच अदर। दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मान लीजिए कोई भी, लेकिन 24 में क्या था कि मान कोई भी जैसे वर्क हो रहा है वो सीक्वेंस में अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो रहा है तो उसे थर्मोडायनेमिक्स साइकिल कर रहे हैं। और यहाँ क्या हुआ है कि मान दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ थर्ड बॉडी, जो कि थर्ड बॉडी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ अदर टू बॉडीज। ओके, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यही कहता है कि मान लीजिए कोई भी दो बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे बॉडी के साथ, ठीक है, जो तीसरे बॉडी के साथ जो अदर जो टू बॉडी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ ईच अदर, तो उसी को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 26 देखते हैं, द मेजरमेंट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होता है
known as temperature is based on first law of thermodynamics. सॉरी इसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. तो यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर. मान लीजिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो भी है इसको मेजरमेंट करते हैं, इसको नोन एज टेम्परेचर. यह बेस्ड जो होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे ही बेस्ड है. क्योंकि देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि मान लीजिए कोई दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है और तीसरे थर्ड बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है, और अल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इच अदर. थर्ड बॉडी के साथ भी और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इस लॉ को जीरोथ लॉ कहते हैं. तो वही तो बोला है कि मान लीजिए मेजर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं और उसे नॉन एज टेम्परेचर कर रहे हैं, उसी को तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. तो वो क्या होगा, मतलब एक ही मतलब डेफिनेशन, लेकिन इसे घुमा कर बताया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, तो ध्यान रखिए वही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा. ऑप्शन ए इज राइट. ओके, 26 का क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है क्या कंजर्व करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है एनर्जी को कंजर्व करता है. याद रखिएगा, हीट नहीं है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो ये हीट मत मार दीजिए. तो लेकिन क्या पता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है कंजर्व करता है, कंजर्वेशन डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है. ओके, ऑप्शन डी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल. दिस स्टेटमेंट इज. मान लीजिए हीट और वर्क जो है म्यूचुअली एक दूसरे से कन्वर्टिबल होता है. तो इस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, तो इस स्टेटमेंट में कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ क्या कहा, हीट और वर्क जो है म्यूचुअली कन्वर्टिबल है, तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है डील्स करता है, किसके साथ डील्स कर रहा है, डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल. दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी इज राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग क्या हुआ, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट. सी एंथैल्पी एंट्रोपी एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. डी जो है नन ऑफ दी है. तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होता है ऑप्शन ए करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जो होता है कांस्टेंट होता है. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डील्स करता है किसके साथ डील्स कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो वही तो है थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जो होता है कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है. याद रखिएगा, टोटल एनर्जी जो होता है सिस्टम का कांस्टेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस क्या करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एंट्रोपी को डिफाइन करता है. 30 का बी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एनर्जी पे वर्क कर रहा था, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एंथैल्पी को डिफाइन कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. गैस हैविंग हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू इज कोक ओवन गैस. ऐसा गैस बताइए जिसका कैलोरिफिक वैल्यू जो होता है सबसे हाई होता है. तो कोल गैस, माउंट गैस, ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन गैस. तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है सब हाईएस्ट होता है कोक ओवन गैस का जो होता है सबसे हाईएस्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. द स्टेटमेंट विच इज नॉट फर्स्ट लॉ ऑफ स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट नहीं है, तो कौन कौन है पहले ये देखते हैं. हीट ट्रांसफर कैन नॉट एक्सीड वर्क डन. तो ये तो गलत है, ये नहीं है. हीट ट्रांसफर इक्वल वर्क डन एंड एनर्जी. हीट ट्रांसफर जो होता है इक्वल होता है वर्क डन एंड एनर्जी चेंज, ये सही है. नेट हीट ट्रांसफर इक्वल नेट वर्क डन फॉर ए साइकिल, ये भी सही है. एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है कांस्टेंट होता है, ये भी सही है. यहाँ ऑप्शन ए में क्या बोला है, हीट ट्रांसफर कैन नॉट एक्सीड वर्क डन. ठीक है, ये गलत है. हीट ट्रांसफर इक्वल होगा वर्क डन एंड एनर्जी चेंज. नेट हीट ट्रांसफर इक्वल क्या होता है नेट वर्क डन फॉर ए साइकिल,
एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट। ये जो है फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ये तो आप जानते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। क्या करा, एनर्जी जो है ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट ओनली कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसी को तो कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिए। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज इज कॉल्ड, ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा फेज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। जिसमें वन फेज होता है उसे होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक फेज से ज़्यादा होता है उसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर। केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ एक कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, कन्वर्जन ऑफ वर्क, कन्वर्जन ऑफ हीट। तो करेक्ट आंसर इज, तो केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। 35 का बी इज राइट आंसर। तो केल्विन प्लैंक्स लॉ जो क्या बोलता है कि हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में। देखिए, तो केल्विन ने एक स्टेटमेंट दिया था, ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंटिन्यूसली डिराइव वर्क बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम ए बॉडी एंड कूल इट बिलो द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मतलब क्या कहा है इन्होंने कि मतलब कोई भी बॉडी से कंटिन्यूसली जो है हीट एक्सट्रैक्ट जो करना है जो है असंभव है फ्रॉम ए बॉडी एंड कूल इट बिलो द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। और मतलब लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर जो है लोवेस्ट टेम्परेचर और सराउंडिंग जो कूल होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर पे कूल हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे बॉडी है उसे कंटिन्यूसली जो हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड ना ही जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है इससे वेलो भी इसको कूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और केल्विन प्लैंक से एक और स्टेटमेंट है, यह ध्यान सुनिएगा। It is impossible for a self-acting device enaided by an external energy which acting in a cycle to absorb heat from the source and convert whole into work। वही तो बोल रहा है ये, क्या वही ये क्वेश्चन में है। तो क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल एनर्जी कारण विच एक्टिंग इन ए साइकिल टू ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सोर्स, देखिए सोर्स से हीट को ऑब्जर्व करता है एंड कन्वर्ट होल इनटू ऑफ इट इनटू वर्क। देखिए सोर्स से हीट को ऑब्जर्व करता है और उसे कन्वर्ट करता है वर्क में। This sometimes called Kelvin Planck's statement। तो गाइस 35 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। वैसे नेक्स्ट कल वीडियो अपलोड करेंगे। अब पहले कल क्या करेंगे कि जनरल इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट है टोटल डिस्कस कर लेंगे, मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स तो स्टार्ट कर चुके हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल इसे अपलोड करेंगे और फिर हो सके कुछ कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना सेफ स्कोर होगा सिविल का 2017 का जो कट ऑफ कितना हो सकता है, ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो गाइज प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन जो है दबाना ना भूलिएगा। ओके, अब लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में। तो जो जनरल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जिससे कि आप हम लोग जो मोटिवेशन मिले। ओके, सो गाइज थैंक यू।